नमस्कार नमस्कार बच्चों। आज फिर से आपका मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। तो बिना देरी करते हुए हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो हमने पिछली क्लास बनाई थी वो भी पसंद आई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि साइड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है और हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि पासे पर प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या है। और दूसरा दूसरा प्रश्न है कि क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या है। तो अब हम इसको बिना देरी करते हुए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है और हमें जो प्रायिकता ज्ञात करना है वह है पासे पर प्राप्त एक अभाज्य संख्या, और दूसरा प्रश्न है इसी पर कि पासे पर प्राप्त संख्या 2 और 6 के बीच का है। तो लिखेंगे हल। और जब हमें पता है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनता है, वो बनता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श समष्टि जो बनता है वो S बराबर एक, या तो पासे को उछाला जाए तो हो सकता है एक प्राप्त हो सकता है, या फिर 2 प्राप्त होगा, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। क्योंकि हमें पता है पासे पर जो अंकित संख्या होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। तो हम पासे को उछालेंगे तो संभावना क्या है कि उस पासे पर कौन सी संख्या आ सकती है, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। इन्हें ही यानी जो जितने संभावित यानी जितनी संभावनाएं होती है, यानी उस घटना में, या हम जब पासे को उछालते हैं तो संभावनाएं कौन कौन सी घटनाओं की होती है कि उस पासे पर आ सकता है कौन सा नंबर। तो पासे के ऊपर कौन सा नंबर आ सकता है, उनकी कुल संभावनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो यहां पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कुल क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर यहीं पर हम 2 पासे को उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या आ जाएगी, 6 का गुणा 6 छक 36। 3 पासे उछालेंगे तो 3 बार 6 का गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। इस तरीके से पहला प्रश्न ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हमें ज्ञात करना है कि पासे पर प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या है। क्या हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि संख्या अभाज्य नंबर 2 हमें ज्ञात करना है प्रायिकता संख्या 2 और 6 के बीच की है। तो अब हमें पता है अभाज्य संख्या। पहली बात तो यहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं अभाज्य कौन सी होती है। तो हमने वहां पर जो पढ़ाया था ऑफलाइन में, वहां पर बता दिया था कि ये पास से जो हमने मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ाया था, तो वहां पर हमने बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है उनके कम से कम क्या होते हैं, या अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। तो हम देखते हैं इसके, तो ये तो ना अभाज्य है ना भाज्य है। यहाँ पर 2 आ जाएगा इसके, क्योंकि या तो एक गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहां से चालू हो जाती है, 2 3 5। तो माना, यहां पर लिखते हैं माना अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना ए है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर यानी हमारे
फेवर में कितनी घटनाएं होंगी, हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं होंगी। तो पक्ष में घटनाएं क्या हो जाएंगी, 2 3 5। तो NA कितना आ जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स का नंबर कितना आ जाएगा, 3। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, PA बराबर, अर्थात पासे पर प्राप्त संख्या अभाज्य है, इसकी क्या प्रायिकता, तो PA बराबर हमारे पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहां पर NS क्या आ जाएगा, NS। तो हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं, 3, यानी इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो हमारे अनुकूल में कितनी संख्या है, हमारे अनुकूल प्रकार में 1 2 3, तो 3 बटे कुल घटनाएं 6। यहां पर हम भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से पासे पर प्राप्त संख्या अभाज्य होने की प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये पहला हमें प्राप्त हो गया, हमने पहले को हल कर दिया। अब यहां पर देखते हैं दूसरा। अब दूसरा हम यहां माना संख्या 2 और 6 के बीच प्राप्त होने की घटना। माना संख्या 2 और 6 के बीच की प्राप्त होने की घटना B है। तो B में क्या आ जाएगा, 2 और 6 के बीच हम देखते हैं, 2 और 6 के बीच में तो 3 4 5 है, 3 4 5 है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी घटना है, तो यहां पर ये दे रखा है 2 और 6 के बीच की संख्या है। तो यहां पर PB यहां पर NB कितना आ जाएगा तो हमारे अनुकूल प्रकार में 3 4 यानी यहां पर 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 पासे पर प्राप्त संख्या 2 और 6 के बीच की है, इसकी प्रायिकता है NB यानी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स बटे NS। तो यहां पर 3/6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। इस तरीके से PB का मान भी क्या आ जाएगा, 1/6। तो ये आपका पहला प्रश्न हल होता है। हम फिर से अब दूसरा प्रश्न चालू करते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि नंबर 1 कम से कम एक चित प्राप्त हुआ है, कम से कम एक चित प्राप्त हुआ है। नंबर 2 प्रश्न है, अधिकतम एक पट प्राप्त हुआ है, एक पट प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे हल। अब प्रश्न क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमें कितने प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होंगे और समष्टि प्रतिदर्श क्या होगा। तो पहले हमें पता है कि अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। तो हो सकता है पहले सिक्के पर हेड हो और दूसरे सिक्के पर हेड हो, यानी दोनों सिक्कों पर क्या प्राप्त हो, हेड प्राप्त हो। या फिर हो सकता है पहले सिक्के पर हेड हो और दूसरे सिक्के पर टेल हो, या फिर हो सकता है दोनों सिक्कों पर टेल हो, या फिर हो सकता है कि पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो। तो ये आ जाएंगी। वैसे तो सिक्के पर जो कुल प्रतिदर्श समष्टि होता है, एक सिक्का है तो 2, अगर 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 का गुणज, फिर 2 का 2 बार गुणा, अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो ये आ जाता है 3 बार 2 का गुणज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर NS या कुल प्रतिदर्श समष्टि या कुल प्रकार हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए 4।
क्या प्राप्त कर लिया? 4। अब नंबर 1 प्रश्न कह रहा है कि कम से कम एक चित प्राप्त हो। अब यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें या प्रायिकता ज्ञात करना है कि कम से कम एक चित प्राप्त हो। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम और अधिकतम या अधिक से अधिक। तो कम से कम मान लेते हैं कि आप अपने पापा के पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि पापा मुझे पैसे दीजिए, और पापा के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि कितने चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि कम से कम 2 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो अब पापा का फर्ज बनता है कि कम से, यानी बच्चे की नीड है कम से कम 2 रुपए, तो पापा आपको 2 रुपए भी दे सकते हैं, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं दे सकते। वही कंडीशन नंबर 1 है कि कम से कम एक चित प्राप्त हो, यानी कम से कम एक चित हो, और 2 भी चित हो तब भी चलेगा, 3 चित हो तब भी चलेगा, लेकिन यहां पर 2 ही सिक्के हैं तो यहां पर जाहिर बात अधिकतम 2 ही चित हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो कम से कम एक चित, कम से कम कितने चित हो? कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। नंबर 2 अधिकतम, नंबर 2 अधिकतम एक पट प्राप्त हो। क्या है? नंबर 2 है अधिकतम एक पट हो, एक पट हो। अब चित पट क्या होता है? तो चित को हम कहते हैं हेड और पट को कहते हैं हम टेल। क्या कहते हैं? चित को हम शीर्ष भी कह सकते हैं और हेड भी कह सकते हैं, लेकिन पट को हम टेल कह सकते हैं या पुच्छ कह सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम उठाएंगे पहला प्रश्न। क्या है? पहला पॉइंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं माना कम से कम, या फिर माना चित, सॉरी पूरा यही लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज का भी विशेष ध्यान देना। माना कम से कम एक चित प्राप्त होने की घटना ए। तो यहां पर ए का मान क्या आ जाएगा? कम से कम एक चित। तो कम से कम एक चित हो और 2 भी, यानी कम से कम एक चित है। कंडीशन क्या है? कम से कम एक चित है, तो एक से नीचे नहीं आना, एक चित से नीचे नहीं आना, अर्थात एक से लेकर एक से जितना ज्यादा अधिक हो वो सब ले लेंगे। तो यहां पर हमें पता है जहां पर चित नहीं उसको काट देंगे, बाकी जितने चित, क्योंकि कम से कम कंडीशन है तो एक से लेकर 2 3 4 जितने चित वाले सब ले लिए जाएंगे। तो यहां पर केवल पट वाले को हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? हाँ, तो यहां पर हेड टेल और टेल हेड, फिर हेड हेड, ये आ जाएगा आपका कम से कम एक चित प्राप्त होने की घटना। तो इस तरीके से Na कितना आ जाएगा? Na, तो यहां 3 आ जाएगा। तो Pa कितना आ जाएगा? वही सूत्र, एक सूत्र प्रायिकता में है, कुल प्रकार सॉरी प्रायिकता में एक ही सूत्र है, वो है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल में आपका Na बटे Ns, अनुकूल में आपका Na बटे कुल प्रकार में आपका Ns, अर्थात 3/4। ये आपका आ गया नंबर 1। अब हम नंबर 2 को हल करते हैं। अधिकतम एक पट, तो वही कंडीशन अधिकतम कहता है। तो अधिकतम में जो कंडीशन होगी, हमें अधिकतम सीमा को पार नहीं करना होता। क्या है? अधिकतम सीमा में जो अधिकतम वाला सवाल आ जाता है तो उसके आगे नहीं जाते, अर्थात इसमें क्या होता है हम पीछे नहीं आते, और इसमें क्या होता है हम आगे नहीं जाते। अर्थात पिताजी के पास हम पैसे मांगने जाएंगे तो क्या होगा? तो पिताजी के, अब आप पिताजी से कहो पैसे दे दीजिए, तो पिताजी कहेंगे कितने पैसे चाहिए? तो आप कहेंगे 10 रुपए। तो अब पिताजी का मन है कि या तो 10, लेकिन आपका क्या है कंडीशन कि आपका अधिकतम, पिताजी क्या कहेंगे कि आपको कितने पैसे? तो
आपके द्वारा आंसर आएगा कि कम से अधिकतम 10 रुपए। तो पिताजी अब आपको अधिकतम 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, और वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकतम में हमें यही याद रखना कि अधिकतम में हमें यानी एक पट, यानी एक से अधिक पर नहीं जाना है, बाकी जो जिस पर कोई पट नहीं वो भी काउंट हो जाएगा, यही हमें ध्यान देना। तो माना अधिकतम पट, अधिकतम एक पट प्राप्त होने की घटना बी है, तो बी अधिकतम एक पट। तो अधिकतम एक पट में क्या हो जाएगा, अधिकतम एक पट में एक पट। तो यहां पर हम देखते हैं एक पट के यहां पर है, तो एक पट में हमने कहा कि एक पट वाला भी चलेगा, जिसमें नहीं कोई पट नहीं वो भी चलेगा। तो वही चीज फिर दो पट वाला कैंसिल, क्योंकि अधिकतम एक पट, दो पट नहीं आना चाहिए, फिर भी वही कंडीशन फिर आ जाएगा। केवल आपका लैंग्वेज ध्यान देना बस। तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल। तो इस तरीके से एनबी का मान भी आ गया आपके पास 3। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी यानी अधिकतम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता पीबी बराबर एनबी बटे एनएस। तो यहां पर 3/4, ये आपका पीबी भी आ गया कितना, 3/4 का। तो समझना है केवल जब कम से कम कहे तो जितनी नंबर का है उससे आगे भी वाला ले लेना है, लेकिन जब अधिकतम कहे तो हमें उतने से यानी एक कहे तो एक वाला भी लेना है, जिसमें नहीं वो भी लेना है। तो बस ये हमें ध्यान देना है और कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हटाते हैं, प्रश्न नंबर हम तीसरा हल करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर तीसरा भी हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब क्या है, हाँ, क्या 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी है और उससे एक पत्ता निकाला जाता है और हमें निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहली बात तो 52 पत्ते की गड्डी है, तो 52 पत्ते की गड्डी है, तो हम यहां से थोड़ा सा आपको पहले बता दें कुछ कि 52 पत्तों की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं। जैसे 52 पत्ते हैं, हमें पता है ताश की पत्तियों में या ताश की गड्डी में कम से कम वाह कितने कुल पत्ते होते हैं, 52। अब 52 में 4 प्रकार के पत्ते, 1 2 3 4। तो यहां पर हम एक पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है, चौथा। तो एक होगा पान, क्या होगा, पान वाला। फिर होगा ईंट वाला, क्या होगा, ईंट वाला। फिर होगा चिड़ी वाला, क्या वाला, चिड़ी वाला। चिड़ी वाला, बर्ड्स वाला, ये डायमंड्स वाला, ये आपका पान है, और ये हुकुम आपका आ जाएगा। ये हुकुम आ जाएगा, ये आपका हुकुम आ जाएगा। अब प्रत्येक प्रकार के पत्तों में पहली बात तो नंबर जो लिखे ए से लेकर एक, इसे इक्का बोलते हैं, एको इक्का, इक्का दुक्की तीकी चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नहला दहला। उसके बाद फिर जोकर आ जाएगा, जिसे हम कहें गुलाम, गुलाम, क्वीन और किंग। इस तरीके से कितने पत्ते हो गए, प्रत्येक प्रकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 13 इसमें भी होंगे, 13। और इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से इसमें भी होंगे। तो 13 और 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी।
तो कुल मिला के पत्ते हो गए 13, 13, 13, 26, 13, चौको 52, ये फाइंड हो गया। लेकिन हम यहां पर देखते हैं इसमें भी जोकर, क्वीन, जोकर, क्वीन, किंग, जोकर, क्वीन, किंग। ये जो आपके कार्ड है जे क्यू के यानी ये आपका है गुलाम। इसको हम क्या कहते हैं? गुलाम। इसे कहते हैं रानी या बेगम और इसे किंग या बादशाह कहते हैं। बादशाह। तो हम देखते हैं यहां पर इन्हें हम चित्र वाले कार्ड या फेस कार्ड या फिर तस्वीर वाले कार्ड कहते हैं। तस्वीर वाले कार्डों की संख्या कितनी हो गई? 3 चौक 12, अर्थात फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी? तस्वीर वाले कार्ड, सॉरी यहां पर थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए था। तो 52 ताशों की गड्डी में 4 प्रकार के कार्ड हमने बता दिए, 1, 2, 3, 4, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका पान। क्या जाएगा पहला? पान। फिर ईंटा, पान, ईंटा, उसके बाद आपका आ जाएगा चिड़िया। और उसके बाद आपका आ जाएगा हुक्म। ये पान, ये ईंट, ये चिड़ी, ये हुक्म, इस तरीके से। और प्रत्येक प्रकार में जो कार्ड होंगे वो किस तरीके के होंगे? कार्ड या पत्ते। तो ये इक्का है, जहां पर ए, जिस पत्ते में ए लिखा होता है उसे इक्का कहते हैं। फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके नंबर लिखे होंगे और वहां पर कुछ यहाँ पर प्रतीक लिखे होंगे जिन्हें हम तस्वीर कार्ड या फेस कार्ड कहते हैं। जे क्यू के। इसी तरह इसमें भी होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। इसी तरीके से इसमें भी होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। ये आ जाएगा आपके पत्ते। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार, पान हो या ईंट हो या चिड़ी हो या हुक्म हो, प्रत्येक में कितने कितने पत्ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अर्थात 13। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? फाइंड हो गया कि 52 पत्ते होते हैं। तो ये 52। अब ध्यान यहां पर देंगे कि फेस कार्ड कितने होते हैं। तो यहां पर देखते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौक 12। तो 12 कार्ड जो होते हैं वो तस्वीर कार्ड या फेस कार्ड होते हैं, जिन्हें चित्र वाला कार्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके से अब हमने आपको ये बता दिया है। और यहां पर देखते हैं नंबर कहां से कहां तक होते थे। इक्का, दुक्की, तिक्की, यानी प्रत्येक प्रकार के जो पत्ते होते उनमें से 4 इक्की, 4 दुक्की, 4 तिक्की, 4 चौकी, 4 पंजी, 4 छक्की, 4 सत्ती, और 4 अट्ठा और 4 नहला और 4 दहला और 4 गुलाम, 4 बेगी, 4 बादशाह होते। तो अब हम निकालेंगे प्रायिकता। हाँ, अब बात यह है कि
कलर पर बात कर लें तो हमें पता है ईंट और पान लाल रंग के पत्ते होते हैं, यानी कहने का मतलब त्यारा ये लाल, त्यारा ये लाल, तो लाल पत्ते कितने आ जाएंगे, तो कुल मिला के 13 दूना 26। तो ईंट और पान लाल रंग के होते हैं, तथा चिड़ी और हुकुम ये भी 13 13 26 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके काले पत्ते, क्या जाएंगे, काले पत्ते आपके आ जाएंगे इसमें। तो अब हम चलते हैं भाई इन सवालों की ओर, क्योंकि हमने सब टाइप में यानी आपका पूरा 52 पत्तों की किताब आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो यहां पर कह रहा है पहला सवाल कि लाल रंग का बादशाह, यानी एक पत्ता इस गड्डी से निकाला जाता है जिसमें से हमें पहला सवाल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न यहां पर ज्ञात करना है। पहली बात तो NH कितना आ जाएगा, NH हल NH बराबर 52। तो नंबर 1 है यहां पर लाल रंग का, तो माना निकाला गया पत्ता लाल रंग का है, माना निकाला गया पत्ता लाल रंग का है, इसकी घटना, माना निकाले गए पत्ते के लाल रंग की होने की घटना, सॉरी लैंग्वेज बहुत, माना निकाले गए पत्ते के लाल रंग के होने की घटना, लाल रंग के होने की घटना ए मान लेते हैं। तो हमें पता है लाल रंग के कितने पत्ते होते, तो यहां पर Na का मान आ जाएगा 26 और NS का मान तो हमें पता है, NS मतलब टोटल आउटकम्स या कुल प्रतिदर्श समष्टि के प्रकार, तो यहां पर कुल प्रकार आ जाएंगे कितना, सॉरी 52। यहां पर आ जाएगा PA अर्थात निकाले गए पत्ते के लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, 26 का पहाड़ा 52 में 2 बार 26 दुना 52, तो पहला आंसर 1/2 आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक फेस कार्ड अथवा अर्थात तस्वीर वाला कार्ड है, तो माना तस्वीर कार्ड होने की, यानी माना निकाले गए पत्ते की तस्वीर वाले कार्ड हों, माना निकाले गए पत्ते की तस्वीर कार्ड होने की घटना, तस्वीर कार्ड होने की घटना, होने की घटना भी है, तो बी NB का मान कितना आ जाएगा, हमने बता दिया कि तस्वीर कार्ड कितने होते हैं, तो तस्वीर कार्ड कितने होते हैं यहां पर, तो यहां पर लिखा है 12, तो NB का मान आ जाएगा 12, तो PB बराबर NB बटे NS, NB का मान यानी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, 4 तेही 12 और 13 चौको 52, तो इस तरीके से 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार और 52 में 4 बार, तो 3/13 इस तरीके से आ गया सेकेंड। अब 2 पार्ट और हैं, उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले इनको हटा दे। तो ये प्रश्न जब भी आएंगे तो हो सकता है आपके बड़े नंबर, वैसे 1-2 पर भी आएंगे, तो आप लोग इसी रूल का फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, तीसरा प्रश्न था। अब इसका खंड जो है तीसरा खंड में कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड है। हमने बताया है लाल रंग के तस्वीर वाले कार्ड कौन से, पान होते, ईंट होते, तो ईंट और पान में कितने तस्वीर वाले लाल रंग के कार्ड हैं, तो लाल रंग के तस्वीर वाले कार्ड आपके पास लिख दिया है, क्योंकि 3 ये 6, तो माना घटना सी निकाला गया
तस्वीर वाला कार्ड लाल रंग का है, लाल रंग का है इसकी प्रायिकता। तो यहां पर NC बराबर कितना आ जाएगा, 6 लाल रंग की तस्वीर वाले कार्ड, और हम सॉरी यहां पर NC, और NB कितना हमें पता है 52, तो यहां पर लिखेंगे NS कितना है 52, तो PC बराबर NC बटे NS। तो यहाँ पर हम 2 से काट सकते, 2 3 6 और 26 दूना 52, तो PC बराबर 3/26, 3/26, तो ये आ जाएगा आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि पान का गुलाम हो, तो हमें पता है पान के 11 पत्ते होते हैं और गुलाम कितने होंगे पान के, तो केवल एक। माना घटना डी, निकाले गए पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता। माना घटना डी, निकाला गया पत्ता पान का गुलाम है, तो यहां पर ND कितना आ जाएगा, ND अर्थात पान का गुलाम होने की घटना। पान का गुलाम कितना होता है, एक है तो होता है, तो यहां पर PD बराबर ND बटे NS। ND का मान 1 हो जाएगा और आपका NS का मान कितना हो जाएगा 52। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूरी तरीके से हल हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब क्या है कि हम देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। किसकी ओर, 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 4 पर हम चलते हैं, और यहां पर प्रश्न है क्या कि एक शंक्वाकार आकृति, क्या है, एक बेलन है, क्या है, 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से क्या है, एक उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। तो पहली बात तो हम मान लेते हैं ये आपका बेलन, ये आपका बेलन है और ये बेलन है। अब क्या है, इसी आधार और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि ये इतना भाग काट लिया जाता है, क्या है, इतना भाग काट लिया जाता है, तो इस तरीके की आकृति बचती है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में याद रखेंगे इस तरीके के सवालों को हम पहले यहां पर थोड़ा सा काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आकृति डबल आकृति बन चुकी है
और डबल आकृतियों का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो है दोनों आकृतियों की वक्रपृष्ठ जोड़ दिए जाते हैं और ये जो आधार का क्षेत्रफल है इसको भी जोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका आ जाएगा। तो ज्वाइंट आकृतियों के लिए हमने वहां पर, हालांकि जो ऑफलाइन पढ़ाया था वहां पर हमने बताया था ज्वाइंट आकृतियों में जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हालांकि यहाँ पर भले ही काट लिया गया है लेकिन एक और शेप तो बन गया है, एक तो बेलनाकार शेप है आकृति और दूसरा कौन सा है, एक शंक्वाकार। तो अब ये दोनों ज्वाइंट आकृतियों के रूप में बन गई, तो इनका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की हाइट 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो 1.4 है। कितना है, हाँ व्यास है 1.4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, दोनों के सेम हो क्योंकि समान ऊंचाई और समान आधार से इस शंकु को भी काटा गया, तो यहां पर आ जाएगा अगर व्यास टोटल 1.4 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं कि आधी डिस्टेंस यानी 0 यानी आपकी जो रेडियस आ जाएगी दोनों की वो आ जाएगी इतनी। अब दोनों यहां पर लिखेंगे हल के लिए क्या है, चूंकि दोनों आकृतियों के आधार और ऊंचाई क्या है, समान है, इसलिए माना ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर तथा दोनों की समान त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अतः शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर लिख देते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, या फिर सीधा लिख दें आधार, क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो वहां पर बेलन लिखे या ना लिखे, आधार का क्षेत्रफल क्योंकि आधार वृत्ताकार है, और प्लस का शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो अब यहां पर बात है कि शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सबसे बड़ी बात, शंक्वाकार वक्र पृष्ठ के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, अर्थात ये हाइट चाहिए, कौन सी, ये तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं, तो ये भी आपका कितना 24 है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो यहां पर हम निकालेंगे L, साइड में निकाल देते हैं आपका L का मान, शंक्वाकार की तिर्यक ऊंचाई। तो हमें पता है ये कितना है, 24 है, ये कितना है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। यहां से अगर हम शीर्ष को मिला दें केंद्र से, तो यहां पर क्या जाएगा, L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो इस तरीके से h का मान कितना है, 2.4 का होल वर्ग प्लस 0.7 का होल वर्ग। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 24/10 का होल वर्ग प्लस 7/10 का होल वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, और ये आपका स्क्वायर होता है बटे 100 आ जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर, और 7 × 7 = 49/10
100 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हर बराबर तो ये जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो ये 625/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जोड़ते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब इसको हम बाहर लेते हैं तो हमें पता 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से L का मान क्या आ जाएगा? L का मान 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम आसानी से सबकी वैल्यू रखते हैं। पहले तो ये बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र 2πRh होता है और ये आधार है तो आधार एक है क्योंकि इधर तो पूरा कट चुका है, तो एक आधार है तो πr² कर लेंगे और यहाँ पर शंकु के लिए जो होता है वो होता है πr। तो वैसे तो हम यहाँ पर πr कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? πr कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2h प्लस एक r और प्लस का l। क्या है? क्योंकि पाई यहां से पाई आर जाएगा तो 2 और h बचेगा, यहां से पाई आर जाएगा तो एक r बचेगा और यहां से पाई आर चलाएगा तो l बचेगा। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। वैल्यू 22/7 गुणे r का मान कितना है? तो 0.7 है और 2h, तो यहाँ पर h का यानी आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 4.2, 24 दूना 48 और प्लस का 0.7 इंटू 2, सॉरी प्लस का है यहाँ पर, प्लस का कितना? 2.5। तो यहाँ से चाहे तो हम दशमलव हटा के इधर लिख लें और ये 7 को काट लें तो ये 22 बचेगा बटे का 10 बच जाएगा। इनको हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 5 20 आ जाएगा 0 और उसके बाद कैरी आ जाएगा 2, तो 2 2 4 4 4 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 4 8 आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना हुआ? 22/10 गुणे 8। तो यहाँ पर गुणा करें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17/10। अब 10 एक नीचे है, 10 नीचे है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ये आएगा जब भी 6 अंक आएगा तो इसको आप लगा कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग करते क्या है कि बेलन के संपूर्ण, क्योंकि ये कह रहा शेष मतलब इसको काट दिया तो उसको घटा दे, नहीं, ज्वाइंट आकृतियां जो बनती है उनको घटाया नहीं जाता, उनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बल्कि जोड़ा जाता है तब उस आकृति का, क्योंकि ये एक नई आकृति, अगर हम यहाँ से 20 इसको काट देते हैं यहाँ एक और आकृति बन जाती है। तो इसलिए हमें क्या है, जैसी आकृति कितनी सतह, जितनी सतहें बन जाएंगी उन सतहों का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यहाँ पर क्या इसको जोड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अगला हम जाते हैं। हाँ, अब प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर है 5, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, पढ़िएगा ठीक से। क्या कह रहा है? पानी से भरे एक अर्धगोली टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा? यदि टैंक का व्यास कितना है? 3 मीटर है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 5 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि हाँ, क्या है प्रश्न? पानी से भरे एक अर्धगोली टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा? यह टैंक का व्यास। तो पहली बात, अर्धगोलाकार जो, चलो मान लेते हैं आपका अर्धगोलाकार टैंक, ये इसमें क्या है, ऊपर तक पानी भरा है,
और इसमें एक पाइप लगा दी जाती है, एक पाइप लगा दी जाती है और यह पाइप इसको खाली करती है। और इसके खाली करने की जो दर है, वो खाली करने की दर, पहली बात तो जो दिया, पहली बात तो हाँ, यहां से यहां तक इसका जो रेडियस दिया, कितना दिया, व्यास, व्यास तो टोटल दिया है 3। इस पूरे अर्धगोलाकार जो टैंक है इसका व्यास है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर। तो पहले लिखेंगे हल। दिया है दिया है टैंक, अर्धगोलाकार टैंक का व्यास, अर्धगोलाकार टैंक का व्यास, व्यास 2r बराबर 3 मीटर। तो r बराबर 3/2 मीटर आ जाएगा। तथा पाइप के खाली करने की दर, तथा पाइप द्वारा टैंक को खाली करने की दर वो है 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम और लिख सकते हैं 7×21=4 = 7 लीटर प्रति सेकेंड। एक चीज ध्यान दें, जो 1 घन मीटर बराबर जो वैल्यू होती है वह 1000 लीटर के होती है। ये हमें विशेषकर याद रखना है। 1 घन मीटर का मान कितने लीटर के हो, 1 घन मीटर आयतन का मान कितने लीटर में आयतन का मान होता है, 1000 लीटर के। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम निकालेंगे पहली बात तो, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आधा टैंक, क्या है, आधे टैंक को खाली करने में पाइप को कितना समय लगेगा। क्या है, आधे टैंक को पूरा। पहली बात तो हम लिखेंगे आधे टैंक का आयतन, आधे टैंक का आयतन। हमें ज्ञात करना है कि आधे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो आधे टैंक का आयतन पहले निकालिए जाए, आधे टैंक का आयतन। तो सर्वप्रथम ये पता है कि आधे जो आपका टैंक कैसा है, ये अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार का जो आयतन होगा, पहली बात तो आधे टैंक का आयतन निकालना, तो 1/2 गुणे अर्धगोलाकार टैंक का आयतन, अर्धगोलाकार टैंक का आयतन। क्योंकि हम पूरे अर्धगोले का आयतन नहीं कर रहे, आधे टैंक का आयतन। तो आधे टैंक का आयतन बराबर 1/2, क्योंकि हमने आधे टैंक का निकालना। आधे टैंक मान लीजिए यहां से कहीं तक होगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी होगा। तो हम क्या है, आधे टैंक का आयतन निकालते हैं, तो पूरे टैंक में से हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो पूरा अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, यानी अर्धगोलाकार टैंक का आयतन। तो 1/2 गुणे, हमें पता है इसका जो आयतन होता है अर्धगोलाकार, वो होता है 2/3 और πr³। 3 से 2 कट जाएगा, तो 1/3, पाई का मान 22/7 और r का मान 3/2 का होल क्यूब। और ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब, पहले इसको हम हल कर लें, थोड़ा सा और शॉर्ट में कर लें। तो ये आ जाएगा आपका 3×3 का क्यूब 8 आ जाएगा। 1 3 से 1 3 रिप्लेस कर दिया है, 2 चौके 8 और 11 दूना 22।
ये 9 गेर 9 99/7 गुणे 4। और मीटर के स्थान पर हम अगर चाहें तो हमने वहां पर लिखा है, तो 1 मीटर क्यूब के स्थान पर जो आयतन आ जाएगा, आधे टैंक का आयतन आ जाएगा, वो आ जाएगा इतने लीटर, इतने लीटर। तो हम निकालेंगे क्या, आधे टैंक को खाली करने में लगा समय। तो पाइप को आधा टैंक खाली करने में लगा समय बराबर आधे टैंक का आयतन, आधे टैंक का आयतन बटे प्रति लीटर टैंक को खाली करने में लगा समय, प्रति लीटर टैंक को खाली करने में लगा समय। हमने आप पूरे टैंक का आयतन आधे टैंक का आयतन हमने निकाल लिया है, तो वो कितना है, 99 गुणे 10,000 बटे 7, कितना है 7 है तो हाँ ठीक, 7 गुणे 4, फिर बटे ये तो है आधे टैंक का आयतन। अब उसके बाद जो प्रति लीटर टैंक को खाली करने की दर कितनी है, यहाँ पर लिखा है खाली करने, हाँ, तथा पाइप द्वारा टैंक को खाली करने की दर यहाँ पर लिखना चाहिए, सॉरी, खाली करने की दर यहाँ पर दे रखी, तो इतने लीटर पर सेकंड की दर से, तो यहीं पर हमें वैल्यू रखना 25/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 99, क्या आ जाएगा 99 गुणे 1000, 25 चौको, यहाँ पर इन दोनों गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब दो भिन्न दरों पर होती हैं तो क्या होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यहाँ पर हमने 7 काट दिया, 25 चौको 100, तो ये 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 990 सेकंड का समय लगेगा, 990 सेकंड का समय लगेगा। और मिनट में अगर बनाना है तो इसको हम 60 से बढ़ा देंगे, तो ये 60 उसमें भी आ जाएगा, तो इतने सेकंड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का सवाल भी जटिल होता है, थोड़ा सा आप लोग एक बार लगा के जाइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। हाँ, तो प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें 10 मिनट में बनाना है। क्या है, पहली बात तो हम बनाते हैं सुई, सॉरी थोड़ा सा चित्र, ये मान लेते हैं घड़ी, क्या है, ये हम मान लेते हैं घड़ी है, और थोड़ा सा घड़ी हम अच्छे से बना ले तो सही रहेगा। भाई थोड़ा सा तो यार बन जा भाई, थोड़ा सा हम 1 सेकेंड, ये आपका बन गई घड़ी। इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन काफी हद तक अच्छा है डायग्राम। अब ये हमने बना दिया एक घड़ी, ये आपका पॉइंट है, ये 12 हम मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ये आपका 11। अब हमें यहाँ पर घड़ी के बारे में पता है कि घड़ी की प्रत्येक घंटे के बीच जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, तभी तो बारते हैं 36 360। और पूरी घड़ी का राउंड कैसा है, वृत्ताकार है, तो एंगल टोटल कितना होगा 360। अब हमें पता है कि घड़ी की मिनट की सुई पूरा एक राउंड कितने समय में लगाती है, और पूरा एक राउंड जो होगा, एक चक्कर होगा, वो 360 का होगा। तो हमें पता है 60 मिनट में मिनट की सुई के लिए, बात थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए, यानी मिनट की सुई का आवर्तकाल कितना होता है 60 मिनट। तो जितना आवर्तकाल होगा, यानी एक चक्कर जितना लगाएगा उतने में कितना एंगल घूमेगा, तो हम पता करते हैं मिनट की सुई के लिए। तो मिनट की सुई 60 मिनट में जो एंगल घूमती है वो 360, और हमें चाहिए 10 मिनट में घेरा गया क्षेत्रफल। 10 मिनट को मतलब मान लेते हैं पहले कहां पर थी, यहां पर थी। मिनट की सुई कहां पर थी, सॉरी, मिनट की सुई हम मान लेते हैं यहां पर थी। कहां पर थी, यहां पर थी, यहां पर, और यहां तक आ चुकी है। तो हमें पता है, वैसे तो हम निकाल सकते हैं चित्र से भी, क्योंकि 10 मिनट में इसके द्वारा एंगल कितना घूमेगा। तो हमें पता है प्रत्येक घंटे के बीच की दूरी, या प्रत्येक 5 मिनट की दूरी पर, मिनट की सुई के लिए बोले तो प्रत्येक 5 मिनट होगा, घंटे वाली की सुई के लिए तो प्रत्येक 1 घंटा होगा। तो प्रत्येक 5 मिनट पर 30 डिग्री होता है। तो वैसे तो यहाँ पर हम चित्र द्वारा बना लेंगे, क्योंकि प्रत्येक सॉरी, जो 10 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल घूमेगी, और ये जो आकृति बनेगी वो एक त्रिज्यखंड टाइप की बनती। क्या है, हमने त्रिज्यखंड आपको वहां पर ऑफलाइन में पढ़ाया था कि ये त्रिज्यखंड होता है। और त्रिज्यखंड के लिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो हम क्या लिखे, मिनट की सुई के लिए आवर्तकाल 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर 10 मिनट का हमें निकालना है, 6 के 6 और 6 36। तो हमें पता चल गया कि मिनट की सुई जो है वो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो वो 60 अंश का कोण बनाएगी। और ये जो आपकी घड़ी की सुई चलती है वो कैसे चलती है, एक वृत्ताकार शेप में, वृत्ताकार आकृति में। और यहाँ पर जिस सुई की बात की जाएगी उस सुई की लंबाई है क्या कहलाएगी, जिस सुई की बात की जाए उस सुई के लिए हमें यहाँ पर एंगल निकालना होगा, और उसके बाद जो सुई की लंबाई दी होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। तो लिखेंगे सुई या घड़ी की त्रिज्या क्या है, लिखेंगे हल। हल घड़ी की त्रिज्या आर इक्वल टू सुई की लंबाई। सुई की लंबाई कितना दे रखा है, सुई एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यहां पर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में हमने निकाल लिया है कि घड़ी की मिनट की सुई 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 60 डिग्री। तो 30 बराबर 60, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो अब लिखेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल या घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्यखंड टाइप का बन रहा है एरिया यहाँ, इसलिए वहां पर जो सूत्र लगेगा वो त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणे थीटा 60 है, और फिर बटे का, सॉरी, 360, चाहे लिखे डिग्री चाहे ना लिखे, लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 36 कैंसिल, 7 दूनी 14 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 14 दूना 28, 14 दूना 28 द्वि
30। तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 शून्य 3 एक के 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 और तिछंग 18, तिछंग 18 चलता रहेगा। आसान आवर्ती दशमलव प्रसार बन जाएगा। इस तरीके से 102.66 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी घड़ी द्वारा 10 मिनट में घिरा गया क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ओर प्रश्न की ओर? 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा क्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। बनाए गए त्रिज्य खंड तथा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रश्न नंबर 7 जो हो जाएगा आपका, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड का चाप, मान लो एक ये है, मान लेते हैं वृत्त ये, और इसका जो त्रिज्या कितनी है, यहां पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इसका चाप जो है, एक चाप है, मान लेते हैं ये चाप है, और कितना एंगल बना रहा है यहां पर चाप, ये चाप जो है, ये चाप हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का ए बी चाप, और कितना एंगल बना है 60 डिग्री का। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। बनाए गए त्रिज्यखंड तथा लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघुवृत्त खंड क्या होता है, यदि क्या करें, इस चाप के जो बिंदु हैं इनको आपस में मिलाएं तो एक जीवा होती है, ये जीवा। तो ये आपका क्या होता है, ये वाला भाग, ये वाला कहलाता है लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड होता है, और ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, पूरा त्रिज्य खंड। और त्रिज्या, यहां पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी। तो बस हम लिखते हैं हल, दोनों को हम निकालते हैं, एक तो लघु वृत्त खंड और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे, दिया है क्या, r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब तक, हाँ यहां पर याद रखेंगे थोड़ी सी बातें, कि जब तक वह दीर्घ वृत्तखंड ना पूछे, ना कहे, या जब तक दीर्घ त्रिज्यखंड ना पूछे, तब तक उनका सूत्र नहीं लगाएंगे। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, लघु यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का या केवल त्रिज्यखंड का? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और अगर हम यहां पर दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालकर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 21 गुणे 21 क्योंकि स्क्वायर है, और यहां पर 60/360, शून्य से शून्य कैंसिल, 6 छंग 36, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल, और यहां से हम काट देंगे 11। तो यहां से हम देखते हैं तो 11 1 11, 11 दूना 22, 1 23। तो इस तरीके से यह आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन मेन है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, क्या सूत्र होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, यानी हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, ये वाला, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। यानी इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल निकालने का यही सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, जिसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जबकि हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमने निकाले 231 माइनस 1/2 गुणे 21 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 231 यहाँ पर 421 का स्क्वायर 441 बटे 2 दूनी 4 गुणे √3। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले आसानी, थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या होता है इसका। तो 441 गुणे √3 को हम लिख सकते 1.732 अपान 4 है। तो यहां से हम इसको काट दें, ज्यादा आसानी रहेगी। तो 4 चौको 16 आ जाएगा। फिर यहां पर एक बचेगा 4 तेही 12, 4 तेही 12। अब इनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 441 गुणे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले हम इनको ऐसे 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। फिर वही चीज 3 से गुणा करेंगे तो 3 2, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। तो 13 23 13 23। अब गुणा करेंगे हम 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। जब इनको जोड़ेंगे 3 5 5 4 9 10, 6 3 9 1 10। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपका 1 है। तो 3 अंक बाद दशमलव था, ये 3 अंक बाद दशमलव था। अब यहाँ पर 231 में से हम क्या घटा देंगे 190.953। यहाँ पर कैरी लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 में से आपका 3 चला जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 9 में से आपका 5 चला जाएगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका 9 बचा था 0, फिर यहाँ पर दशमलव 0 से 0, फिर यहाँ से कैरी लाएंगे, यहाँ पर 13, तो 9 4 13। तो इस तरीके से क्या बच जाएगा, फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो 40.047 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका मान भी हमने निकाला। प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा है, क्योंकि सवालों में कैलकुलेशन है भी। अब प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा ठीक से। एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो इसको हमें सिद्ध करके देना। तो पहली बात तो एक चतुर्भुज ABCD है, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। तो मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ये मान लेते हैं वृत्त है, और जो एक चतुर्भुज के परिगत खींचा गया है। इस तरीके से हम मान लेते हैं ये ABCD, ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसके परिगत क्या है, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत। तो ये वृत्त है, हम मान लेते इस वृत्त का केंद्र हुआ है।
और इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। हम मान लेते हैं जो वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं वो पी क्यू आर एस। ये एक चित्र हमने ट्रेस कर लिया। पहली बात तो सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे हल। हल दिया क्या है, दिया है एक चतुर्भुज, एक दिया क्या है, एक ए बी सी डी, एक वृत्त की परिगत। हाँ, एक चतुर्भुज एबीसीडी, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया। हाँ, दिया है एक एबीसीडी चतुर्भुज, चतुर्भुज केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत खींचा गया। वृत्त के परिगत खींचा गया, खींचा गया है, ये दिया है। और हमें सिद्ध करना क्या है ये देखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी आर इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमें ये सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति क्योंकि ऑर्डर से। उपपत्ति में हम देखेंगे, पहली बात तो हम जानते हैं उपपत्ति में हम क्या जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है, ये हमें पता है। तो उसी हिसाब से हम यहां पर थोड़ा सा इसका प्रयोग करेंगे। तो हम जानते लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शियों की लंबाई, वृत्त की स्पर्शियों की लंबाई समान होती है। तो चित्र से क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि यहां पर AS बराबर AP, AS बराबर AP, तो AS बराबर AP हो जाएगा, AS बराबर AP हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, SD क्या हो जाएगा, SD बराबर SD, या हम AP बराबर लिखें क्योंकि पहले बात तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये यहां पर हमें AB पहले लेफ्ट में लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर AP, चित्र से AP, क्योंकि यहां से बाह्य बिंदु, वृत्त का बाह्य बिंदु कहां, यहाँ पर, ये एक प्रकार से जो A काम कर रहा है, चतुर्भुज की बजाय जो A काम कर रही है वह P और S के लिए बाह्य बिंदु का काम कर रही है, इसलिए AP बराबर AS, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से हम करते हैं यहां पर इस यानी B बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं, बिंदु B लेते हैं, क्या लेते हैं हम, बिंदु B लेते हैं। हाँ, याद रखें, जरूरी से हमें पता है AP यानी AB बराबर क्या होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम रख रहे हैं, उसी हिसाब से हम रख रहे हैं कि ताकि हम जोड़े तो AB मिल जाए, तो AP प्लस PB। तो इस तरीके से हम बाह्य बिंदु जब A लिए तो AP बराबर AS दिखा दी। अब बाह्य बिंदु अगर हम B लेंगे तो PB बराबर PQ दिखा देंगे। तो फिर से PB बराबर BQ, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं कि
यहाँ पर सी डी लेना, लेफ्ट में सी डी लेना, तो सी डी के लिए हम क्या करेंगे, अब सी डी के लिए बाह्य बिंदु ये है, तो अब ये लेंगे हम, तो इसको लिखेंगे सी क्यू, क्या है, सी डी लाना, तो हमें ये दिखाना सी आर, क्योंकि हमें सी डी लेना है, तो यहां पर सी डी और फिर डी आर, तो सी आर बराबर क्या जाएगा, सी आर बराबर, क्योंकि बाह्य बिंदु अगर सी है तो यहां से एक स्पर्शी सी आर और सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। इक्वेशन नंबर 3, सी आर बराबर सी क्यू। अब यहां से हम बाह्य बिंदु ये डी लेते हैं, चारों बिंदुओं से हम स्पर्शी के लिए संबंध निकाल लेंगे, तो डी आर बराबर, जब बाह्य बिंदु डी लेते हैं तो डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, ये आपका इक्वेशन आ गया 4। अब हम क्या करते हैं, इन चारों समीकरणों को जोड़ते हैं, इन चारों समीकरणों को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जब हम चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहां पर देखते लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट राइट में, तो एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर, यहां पर देखते हैं सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो ये तो होता, ये हो गया लेफ्ट। अब राइट में ए एच प्लस बी क्यू, फिर सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। तो अब हम देखते हैं यहां पर एपी प्लस पीबी क्या है, तो यहां पर हमें चित्र में दिख रहा है, तो एपी प्लस पीबी बराबर एबी, यहां पर हम लिख सकते हैं एबी। इसी तरह सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर डी सी हो जाएगा, और उसके बाद ए एस, यहां पर देखते हैं ए एस प्लस डी एस, इनको यहां पर पास पास ले लेते ताकि आसानी रहे, ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी सी के बराबर आ जाए, इसीलिए इनको हम यहां पर पास पास, बी क्यू प्लस सी क्यू, यहां पर जो हमने लिखा यहां पर साइड में लिख देंगे, हालांकि क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता एपी प्लस पीबी बराबर एबी, क्योंकि एपी प्लस पीबी बराबर एबी तथा सी आर प्लस डी आर बराबर डी सी, तथा सी आर प्लस डी आर बराबर सी डी, इसलिए हमने यहां पर एपी प्लस पीबी और सी आर प्लस डी आर के स्थान पर ए बी क्रमशः डी सी रखा। अब यहां पर ए बी प्लस डी सी, अब ए एस प्लस डी एस के स्थान पर, सॉरी यहां पर ए एस प्लस डी एस के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू के स्थान पर हम बी सी रख सकते हैं, यहां पर भी लिख देंगे, क्योंकि ए एस प्लस डी एस बराबर ए डी तथा पी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बी सी। आता क्या हो गया, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस सी डी या डी सी जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, ए बी प्लस या फिर हम लिख दे कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे लिखा वैसे लिख दे, क्योंकि चाहे हम डी सी कहें या सी डी कहें तो लिख देंगे ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड, या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था।
कुछ भी नहीं है, वही जो प्रमेय है ये पहली प्रमेय है। स्पर्श वृत्त की शायद दूसरी प्रमेय है। क्या है प्रमेय नंबर 2 कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शों की लंबाई क्या होती समान। वही प्रमेय से हमने यहां पर इसको प्रूव कर दिया। तो इसको हम हटाते इरेज करते हैं। अब प्रश्न क्या है चित्र में, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर देखिएगा 9। चित्र में ओ केंद्र के एक वृत्त पर बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। उड़ीराम LN रेखाखंड वृत्त को M पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पहले डायग्राम हम बना देते हैं। बन जा भाई, बन गया मान लो लगभग, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ये आपका वृत्त है और बाह्य बिंदु से स्पर्शियां खींची जा रही। ओ माय गॉड, बन जा भाई, ये बन गया। हाँ, यहां से हमने ये आपका डायग्राम टेस्ट कर दिया। अब यहां पर बिंदु बाहर क्या है P है और स्पर्श बिंदु पहले क्या ये A है या आपका B है। और यहां पर कहा गया है कि LN रेखाखंड एक है जो वृत्त को M पर स्पर्श करता है। LN एक रेखाखंड है जो वृत्त को क्या है इस तरीके से चित्र में दिया है, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप में चित्र में दे रखा है। ये आपका M है, ये L है, ये N है। तो ये आपका चित्र दिया है और वृत्त का केंद्र क्या दिया है ये। तो पहले लिखेंगे हल, हल की बात क्या दिया है ये लिखेंगे। हल दिया है ओ वृत्त के केंद्र, केंद्र O वाले वृत्त, केंद्र O या O केंद्र वाले वृत्त, केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई। PA तथा PB खींची गई, खींची गई। और वृत्त का स्पर्श बिंदु M, सॉरी, और रेखा LN, और रेखा LN वृत्त को स्पर्श बिंदु M पर स्पर्श करता है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है ये लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है भाई, तो सिद्ध करना हमें PL प्लस LM, PL प्लस LM आर इक्वल टू PN प्लस
nm, ये सिद्ध हमें करना है, ये हमें सिद्ध करना है nm। तो अब हम चलते हैं इसकी उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में क्या, वही प्रमेय कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमें पता है, ये हमें प्रमेय ज्ञात है। तो जब बराबर होती है तो लिखेंगे चित्र से। क्या है, चित्र से। तो चित्र में देखते हैं कि पी ए बराबर पी बी। तो पहली बात तो पी ए बराबर पी बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से हम देखते हैं यहां पर एल एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर एल एक बिंदु ले लेते हैं, देखते हैं यहां पर ये भी एक बाह्य बिंदु काम कर रहा है और द्विस्पर्शी का काम कर रहा है। तो यहां से भी हम देखते हैं कि एल से करेंगे, अगर हम बाह्य बिंदु एल लेंगे तो दो स्पर्शी एल और एल। तो यहां पर फिर से देखते हैं एल ए बराबर एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो सिद्ध करना वो भी हमें ध्यान देना है, पी एल प्लस एल एम हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर पी एन बराबर एन एम। तो उसके बाद फिर से देखते हैं एन एक बाह्य बिंदु है और एन से दो स्पर्शी एन एम और एन बी भी बन रही। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, क्या था यहां पर, हाँ एल ए, यहां पर एल ए और फिर यहां से एन बी बराबर एन बी बराबर एन एम, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण एक को उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है समीकरण एक जो पी ए है वो किसके बराबर है, पी एल प्लस एल ए के बराबर, और पी बी किसके बराबर है, पी एन प्लस एन बी के बराबर है। तो इसी से हमें सिद्ध कर सकते हैं इस समीकरण से। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, पी ए बराबर पी बी। अब पी ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए की लंबाई किसके बराबर है, पी एल प्लस एल ए के योग के बराबर लिखेंगे। सॉरी हाँ, तो पी एल प्लस एल ए और पी बी का मान क्या है, पी एन प्लस एन बी के बराबर, पी एन प्लस एन बी के बराबर लिख देंगे यहां पर। चूंकि पी ए बराबर पी एल प्लस एल ए तथा पी बी बराबर क्या है, पी एन प्लस एन, ये लिखना नहीं भूलिएगा, आप जरूर लिखिएगा। अब हम यहां पर देखते हैं समीकरण किसने, दो और तीन से। समीकरण दो के स्थान दो और तीन में देखते हैं एल ए के बराबर क्या है आपका, एल ए बराबर एल एम, अर्थात एल ए के स्थान पर एल एम आ जाएगा तो ये पी एल प्लस एल एम हो जाएगा। और यहां पर हमें क्या लाना है, पी एन, तो पी एन है, यहां पर एन एम लाना है, तो एन बी के स्थान पर क्या लिख देंगे, एन बी। तो लिखेंगे समीकरण सॉरी भाई, समीकरण दो तथा तीन सी, समीकरण दो और
3c क्या LA बराबर LN तथा NB बराबर NM लेने पर, तो यहां पर ले लेंगे PL प्लस LA के स्थान पर LM और PN तो लेना है, रखना है, और यहां पर किसके NB के स्थान पर NM प्लस का NM, यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर आज का लास्ट है। इसको इरेज कर दें। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 है, जो लास्ट प्रश्न है आज का। सिद्ध कीजिए कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन A प्लस 1, यानी हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन A प्लस का 1 बटे cos A प्लस साइन A प्लस 1 और इक्वल टू cosec A प्लस cot। ये सवाल हमें सिद्ध करना। अब ये तो बच्चों यहाँ पर जो ईयर था क्या था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह था, क्या था, उसीलिए तो ये दिक्कत कर रहा था सवाल। यहाँ पर आपका माइनस था, लिखने में कहीं हमने मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पर क्या था, माइनस था। अब ये सिद्ध हो जाएगा। अब हमने क्या है, यहाँ पर लेफ्ट लिया। जब लेफ्ट लिया तो क्या लिखा है, cos A माइनस साइन A, कितना टाइम है, प्लस 1, cos A प्लस साइन A, सॉरी फिर से वही गलती करेंगे, माइनस में। तो वही हमने जो रूल बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कॉसेक बनाना है और कॉट में लाना है, तो हमें क्या कॉमन लेना होगा, साइन को, क्योंकि साइन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस बटे साइन आ जाएगा, जिससे हम कॉट मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 साइन, तो 1 साइन को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक। तो यहाँ पर हम साइन कॉमन लेते हैं, यानी अंश में हमने साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आया, कॉस बटे, जब कॉमन लेते हैं कोई राशि, अगर किसी पद में वह राशि कॉमन नहीं है तो कॉमन वाली राशि उस पद के नीचे आ जाती है। यहां पर तो कॉमन है तो यहां पर -1 हो जाएगा, लेकिन 1 में भी नहीं तो 1 अपान साइन। उसके बाद यहां से भी हम साइन कॉमन लेते हैं हर में, तो यहां पर कॉस बटे साइन, और प्लस का यहां पर साइन है तो 1, यहां पर माइनस का 1 अपान साइन। ये कॉस बटे साइन का संबंध होता है कॉट से, कॉट है, और प्लस का 1 अपान साइन है तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक A माइनस का 1। यहां पर फिर से हर में कॉस बटे साइन है तो इसको भी हम कॉट A लिखेंगे, और प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन कॉसेक। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सरसमीका का प्रयोग। सरसमीका का प्रयोग क्या करेंगे, यहां पर इसे 1 है तो 1 का रिलेशन हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1 होता है। इस सरसमीका का प्रयोग हम करेंगे। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे, कॉसेक को पहले लिखते हैं क्योंकि सरसमीका में पहले कॉसेक आता है, कॉसेक A प्लस कॉट A माइनस कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर। एक ही में हम चेंज करेंगे, या तो अंश में या हर में। अगर हम हर में चेंज करें तो फिर हमें सहयोग में लेना पड़ेगा, यही हम हर में नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए एक में, या तो अंश में करिए या तो हर में करिए, एक ही जगह करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल रहे हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बटा का यहां पर क्या है, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस। यहां पर देखते हैं कि हाँ, इसको हम ब्रैकेट में चाहे तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों पद में कॉमन है, तो हम यहां पर निकाल लेंगे। क्या है, दोनों पद से हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकालेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा इस वाले में, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो जब यहां पर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बाहर लगा है माइनस, तो ये आपका कॉसेक किसमें आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस तरीके से यहां पर क्या है, हमने यहां पर गलती कर दी थी कि हमने 1 को निगेटिव लिख दिया था, जबकि 1 क्या है, पॉजिटिव माइनस है कॉस। तो इसके बाद यहां पर देखते हैं कि ये जो सवाल आपका आ गया है, अब यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर हर देखिएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इन दोनों पदों में हमें कॉसेक ए और कॉट ए कॉमन है, तो हम यहां पर निकालते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकालें, तो यहां पर कितना बचेगा, 1, और यहां पर माइनस का अंडर ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये अब जब ब्रैकेट खुलेगा इसका, ये तो कॉमन चला गया, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का कॉसेक ए और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए, क्या आ जाएगा, प्लस का कॉट ए, और बटे का यहां पर खुद लिखा है 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए। अब हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू सेम है तो कट जाएगी, इसलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें सिद्ध करना है, यानी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये सवाल को हमने ये जरूरी समझा, इसलिए इसको ये आएगा तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम साइन को कॉमन लेना पड़ेगा अनुसार में, और उसके बाद हमें या तो अंश में या तो हर में 1 के स्थान पर सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ए माइनस बी का सूत्र लेकर हम उसको कॉमन ले लेंगे जो कॉमन होगा। इससे यहाँ पर हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया, हमने निकाल लिया, उसके बाद देखा अंश और हर में ये चीज कॉमन है। हाँ यहाँ ये याद रखना कि या तो नीचे वाले में हम सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे 1 के स्थान पर, या तो ऊपर वाले में, दोनों में से कोई एक, दोनों में करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर वही मिलेगा, इसलिए यहीं पर यही चीज है। तो फिर हाल अब इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।